नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। सिर्फ कमेटी मेंबर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कौन डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कौन डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, किसकी एलिजिबिलिटी है, किसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। ये मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस बेयरर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहां पे जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है उसको इमीडिएटली घर पे बिठाना है, उसे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है और मेंबर्स को भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मिसमैनेजमेंट करके या किसी भी तरीके से चीजों को अपने फेवर पे मैनेज करके या गलत तरीके से सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को चलाना नहीं है। जो डिजर्विंग नहीं है वो भी मैनेजिंग कमेटी में कई बार ऐसा होता है कि 5 साल तक बने रहते हैं या उनकी एलिजिबिलिटी खत्म होने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं और डिसीजन मेकिंग वगैरह हुआ रहता है। फाइनेंशियल जो चीजें वो निकलती रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एंजॉय करते रहते हैं। तो आज इसीलिए हम समझेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से क्लॉजेस है, कौन कौन सी कंडीशंस पे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, वो सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में कंटिन्यू नहीं करेंगे। रिसेंटली ऐसा ही किसी एक केस था, किसी ने मुझे मेरे साथ बात करने की कोशिश की और पता चला कि उनकी चेयरमैन वगैरह या उनकी कोई कमेटी मेंबर्स जो भी हैं वो अभी भी जैसे कंटिन्यू कर रहे थे। तो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉजेस, इसलिए कंडीशंस जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कोई भी, चाहे आप चेयरमैन हो, ट्रेजरर हो या कोई भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और घर बैठना पड़ेगा। तो क्या है पहला, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टॉर्पिट्यूड। मोरल टॉर्पिट्यूड का मतलब है ऐसा इतना कोई खराब काम किया होगा जो सोसाइटी में सोशली जो एक्सेप्टेड नहीं है, जो लॉफुली एक्सेप्टेड नहीं है और उसके सजा के प्रावधान है। बहुत ही खराब काम, बहुत ही गंदा काम, रेप जैसे काम, मर्डर जैसे काम, मनी एम्बेजलमेंट जैसे काम, मतलब चोरी चकारी जैसे काम, ठीक है, थेफ्ट जैसे काम और करप्ट ब्राइवरी जैसे काम, इस टाइप की जो काम है, और भी जैसे टैक्स चोरी जैसे काम, कई सारी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं इस टाइप के जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, जो एग्जेम्पलरी नहीं है। ऐसे बहुत खराब चीजों की वजह से अगर आप दोषी साबित हो चुके हो कोर्ट के द्वारा और आपका 6 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हो। अगर आपने धांधली करके इलेक्शन में आ गए हो और बाद में चला तो फिर पता चला तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अनलेस द पीरियड ऑफ 6 years हैज बीन elapsed since conviction। जिस दिन आपका दोष तय हो गया, जिस दिन कन्विक्शन हो गया, वहां से लेके 6 साल जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप एलिजिबल नहीं हो। गलती से चुन के अगर आ गए हो तो भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनेगी। इफ ही और सी डिफॉल्ट्स द पेमेंट ऑफ द ड्यूज टू दिस सोसाइटी। ड्यूज टू दिस सोसाइटी मतलब ड्यूज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आपकी मेंटेनेंस के ड्यूज भी हो सकते हैं और भी किसी टाइप के ड्यूज हो सकते हैं जो आपका बकाया हो, कंस्ट्रक्शन जैसे कॉस्ट है या कोई और टाइप के कॉस्ट है या किसी चीज आपने भरा नहीं है तो वो ड्यूज ऑफ द सोसाइटी होगा। और ऐसे किसी किसी सोसाइटी में जैसे हर महीने कलेक्शन होता है, किसी किसी सोसाइटी में हर 3 महीने में कलेक्शन होता है। अगर आपने ऐसे 3 बार नहीं दिया या आपने 3 महीना नहीं दिया नोटिस देने के बाद भी, तो फिर आपके अगेंस्ट में डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। सो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस क्या ऑफ नोटिस इन राइटिंग, लिख के आपको जो बताया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, जो आपका मेंटेनेंस का बिल है, जो आपकी मेंटेनेंस का आपको जो ये दिया जाता है वो भी एक डिमांड नोटिस की तरह है। कोई भी सोसाइटीज की जो सर्विसेज वगैरह, जो कॉमन फैसिलिटीज जो आप एंजॉय करते हो, मान लेते हैं कि एक क्वार्टर है जनवरी, फरवरी और मार्च का, तो जनवरी मंथ में ही आपसे पैसा, जनवरी या फरवरी मंथ में आपसे पैसा ले लिया जाता है, आपको मेंटेनेंस का बिल दे दिया जाता है। इसको आप डिमांड नोटिस की तरह मान लीजिए और आपने वो महीना, वो 3 महीना पैसा नहीं दिया
या हर महीने का कलेक्ट हो रहा है तो हर महीने आपने ऐसे 3 महीने तक पैसा नहीं दिया और आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हो। अगर नॉर्मल कोई एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी है वो तो एक कॉमन एकदम डिफॉल्टर बन गया सोसाइटी ड्यूज का, मगर जब आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। ठीक है, सो विद इन 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्विस आपको दे दिया गया, ऑफ नोटिस इन राइटिंग आपको लिख के दे दिया गया, साइन वाइन करके स्टैम्प करके आपको दे दिया गया, या आपको ऑनलाइन सर्व हो गया। आजकल जैसे अड्डा वगैरह जैसे भी जिस टाइप के सॉफ्टवेयर वगैरह यूज हो रहे हैं एप्लीकेशन, उस हिसाब से आपको सर्व हो गया और आपने वो पढ़ भी लिया हर महीने। सर्व्ड ईदर बाय हैंड, आपके घर में जाके आपको पकड़ा दिया हैंड डिलीवरी से, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, घर में जब आपको दिया जा रहा है, आप तो डिफॉल्ट हो, आप जानबूझ को ले नहीं रहे हो, तो आपके घर को घर के एड्रेस पे उसे रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट करने के बाद भी आप गायब होने लगे तो बार बार पोस्ट किया जाएगा क्योंकि, और रिसिप्ट को जमा किया जाएगा। अगर आप नहीं दे रहे हो, नहीं एक्नॉलेज कर रहे हो, तो रजिस्टर्ड पोस्ट का एविडेंस भी रहेगा। ठीक है, डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूज मतलब जो भी आपके अगेंस्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बाकी है या सोसाइटी के नॉर्मल, जैसे ठीक है कॉमन फैसिलिटीज के लिए जो होता है जैसे उसके लिए जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लिया जाता है, अगर आप डिमांड नोटिस देने के बाद भी या मेंटेनेंस बिल देने के बाद भी नहीं दे रहे हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन 3 महीने के बाद बन जाता है व्हेन यू आर ए मैनेजिंग कमेटी मेंबर। He or she has been held responsible under section 79, 88 और 147। अब ये क्या है, जहां पे सोसाइटी इज ओब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न्स, सोसाइटी को अलग अलग टाइप के सब रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, और अगर आपकी जिम्मेदारी ये फिक्स कर दी जाती है रजिस्ट्रार ऑफिसर कि आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। 147 में वैसे क्या है, 146 में जो भी सब धाराएं दी गई है उसमें अगर आपका कोई फिक्स आपके ऊपर बैठता है तो 147 में उसके पनिशमेंट्स वगैरह लिखे रहते हैं, तो ये भी अगर आपके ऊपर बैठता है। तीसरा, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू एसेस द डैमेजेस अगेंस्ट द डेलिक्वेंट प्रमोटर्स की भी अगर वैसे कोई आपके अगेंस्ट में पाया जाता है तो भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। ये धाराएं जो यहाँ पे अभी हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी, अगर आपके भी अगेंस्ट में बैठी हुई है 85 के और उसके बेस पे आपसे वसूली का डिसीजन हो जाए, ऑर्डर हो जाए और आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाए फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी, तो फिर आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। तो 85, 146, 88 और 79 ये हम अलग सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ an associate member non-submission of the no objection certificate and undertaking, जितने भी एसोसिएट मेंबर्स जो है, जो बेसिकली मेंबर जो है उसके राइट्स है, एसोसिएट मेंबर से अपने राइट्स को डिराइव करता है। एसोसिएट मेंबर ज्वाइंट मेंबर भी हो सकता है, और एसोसिएट मेंबर कोई राइट्स उसका प्रॉपर्टी में, शेयर में, इंटरेस्ट में, टाइटल में नहीं हो वैसे भी हो सकता है, बस उसको एसोसिएट मेंबर उसको बनना रहेगा ताकि जो मेंबर है वो अटेंड नहीं करेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा अपने राइट्स को इतने टाइम के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर, ये जो एसोसिएट मेंबर है वो उसे एंजॉय करेगा, मगर उसके टाइटल, राइट्स, इंटरेस्ट वगैरह उसमें कोई उसके वो सब नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अगर इसने अंडरटेकिंग नहीं दिया, जब सोसाइटी का इलेक्शन हो रहा है उस टाइम में आप इलेक्ट होके आ गए या इलेक्शन के लिए जा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में अगर आपने कौन सा फॉर्म नहीं भरा, 10A का फॉर्म नहीं भरा जो एसोसिएट मेंबर के लिए सबमिट करना पड़ता है, जहां पे मेंबर ये रेकमेंड करता है 5 साल के लिए मैं अपने राइट्स छोड़ रहा हूं, मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी, मतलब मैं पीछे रहूंगा और ये एसोसिएट मेंबर जो है ये आगे रहेगा, ये सोसाइटी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, ये चुन के आएगा, ये मैनेजिंग कमेटी में जाएगा, यही मैनेजिंग कमेटी के सारे मीटिंग्स अटेंड करेगा और ये जनरल बॉडी के भी सारे मीटिंग्स अटेंड करेगा। तो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं
कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्म अगर आपने नहीं भर के दिया है, एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द बायलॉज, प्रेस्क्राइब्ड अंडर द बायलॉज क्या है, 10A का फॉर्म आपको भर के देना है बाय दी मेंबर्स। कौन कर रहा है? मेंबर रेकमेंड कर रहा है कि इसको ठीक है कॉन्टेस्ट करने दो, मैनेजिंग कमेटी में जाने दो, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने राइट्स को छोड़ रहा हूं, छोड़ रही हूं। ठीक है, फिर उसके बाद ही इज नॉट एन एक्टिव मेंबर, ही और सी इज नॉट एन एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर क्या है कि एक्टिव मेंबर के हिसाब से पिछले लास्ट 5 इयर्स में कम से कम आपको एक जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करना चाहिए। सो 1/5 और उसको छोड़ के आपको जो मेंटेनेंस के जो चार्जेस है सोसाइटी के, वो बराबर आपको भरते रहना चाहिए, तभी आप सोसाइटी के एक्टिव मेंबर की डेफिनेशन में आओगे और तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी, नहीं तो बाद में फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेफ रहना है, एक्टिव मेंबर भी रहना है। ठीक है, ही हैज विदाउट द प्रीवियस इंटीमेशन ऑन राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा पाटिल साहब, मैं अपना घर भाड़े पे चढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं, ऐसा बोल दिया और ठीक है मैंने भाड़े पे चढ़ा दिया, अब मैं एलिजिबल हो गया, ऐसा नहीं। आपको लिख के बताना पड़ेगा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को और कि मैंने अपना घर भाड़े पे चढ़ाया हुआ है। ठीक है, और आपको अपना घर सबलेट भी नहीं करना है, मतलब आप अगर खुद टेनेंट हो किसी भी अलग अलग टाइप के सिस्टम है ओनरशिप की प्रॉपर्टी के, या मान लेते हैं आपने किसी को भाड़े पे चढ़ाया और उसने फिर किसी को भाड़े पे चढ़ाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब भाड़े वाला ओनर की तरह काम कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए, सबलेट नहीं होना चाहिए। और पार्ट देयर ऑफ, या फिर उसके किसी हिस्से को आपने ऐसे सबलेट किया हुआ है तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, और गिवन ऑन लीव एंड लाइसेंस, टेम्परेरीली आपने 11 महीने के लिए दिया हुआ है, अपने घर से आपने पार्ट ऑफ किया हुआ है पोजीशन, मतलब आप उस घर में नहीं रह रहे हो, आपने भाड़े पे चढ़ा दिया, तो वैसे भी नहीं चलेगा। ठीक है, और केयर टेकर बेसिस में आपने भाड़े पे तो नहीं चढ़ाया, मगर घर का देखभाल करने के लिए आपने वहां पे किसी व्यक्ति को रखा हुआ है, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। ठीक है, और हैज पार्टेड विथ इट्स पोजीशन इन एनी अदर, और भी कोई तरीका है जिसकी वजह से आप उस घर में नहीं रहे हो, बेसिकली वहां पे कोई ना कोई रह रहा है और कुछ ना कुछ वहां पे चल रहा है, तो वैसे कंडीशंस में भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। और हैज सोल्ड, आप अपना शेयर इंटरेस्ट वगैरह सब बेच बाज के वहां से सब गए और अभी भी आपका नाम सोसाइटी रिकॉर्ड्स वगैरह में है, तो भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि चीजें टाइम पे अपडेट नहीं होती है, मगर तो भी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। मगर डिस्क्वालिफिकेशन ये तभी बनेगा जब ही हैज विदाउट प्रीवियस इंटीमेशन ऑन राइटिंग, जब आपने लिख के नहीं बताया हुआ है, जो भी सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को या रिटर्निंग ऑफिसर को, जो भी उस टाइम में कंसर्न नहीं बताया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। तो जिन कमिटी मेंबर्स को डाउट है, जो कमिटी मेंबर्स मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कंटिन्यू करते रहते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी, ये एक ऑफेंस है। कैसे ऑफेंस है ये हम दूसरे बायलॉ में देखेंगे कि क्या कमिटी मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है इस केस में, जहां पे अगर कोई मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी डिस्क्वालीफाई होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।